वंदे मातरम विद्यार्थियों और किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों, एनसीईआरटी सार संग्रह सीरीज के अंतर्गत आज हम राजनीति विज्ञान कक्षा 11 की जो पाठ्य पुस्तक है राजनीतिक सिद्धांत, उसके अध्याय 5 अधिकार का अध्ययन करेंगे। मैं इस संबंध में आपको बता दूं कि मैं एनसीईआरटी की जो पुरानी राजनीति विज्ञान की जो पुस्तक है पाठ्य पुस्तक और नई जो पाठ्य पुस्तक वर्तमान में चल रही है, दोनों को शामिल करते हुए, दोनों के कंटेंट को शामिल करते हुए वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आपका अधिकाधिक फायदा हो। क्योंकि किसी भी कंपटीशन में एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो आधारभूत पुस्तकें मानी जाती है और इनमें से हर कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं कुछ शुरुआत में पुरानी जो भी पाठ्य पुस्तक है उसका जो सारांश है वो पेश करूँगा। उसके बाद में कुछ मल्टीपल चॉइस के प्रश्न या छोटे जो बड़े जो भी प्रश्न इस पाठ से संबंधित जो बनते हैं उनको आपको बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आपका पाठ का अच्छी तरह से रिवीजन हो जाए और कंपटीशन में आपके बहुत फायदा हो। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक है, अधिकार क्या है। अधिकार मूल रूप से हकदारी या ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो। यह बताता है कि नागरिक, व्यक्ति और मनुष्य होने के नाते हम किसके हकदार हैं। अधिकारों की दावेदारी का दूसरा आधार यह है कि वे हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक है। ये लोगों को उनकी दक्षता, प्रतिभा विकसित करने में सहयोग देते हैं। उदाहरण के रूप में शिक्षा का अधिकार हमारी तर्क शक्ति विकसित करने में मदद करता है। तो पहला जो टॉपिक है कि अधिकार क्या है, तो अधिकार का मतलब हो गया हकदारी, यानी ऐसा दावा जो इसका औचित्य सिद्ध करता हो, या हम नागरिक होने के नाते या मनुष्य होने के नाते हम किस किस चीज़ के हकदार हैं, वो सारे अपने अधिकार कहे जाएंगे। और अधिकारों की दावे का दूसरा आधार ये है कि वे हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक है, यानी अधिकार वो है जो हमें बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यक है। और इससे क्या होता है कि लोगों की जो भी दक्षता होती है, जो भी कैपेसिटी होती है, प्रतिभा होती है, उसको विकसित करने का अवसर प्रदान किया जाता है अधिकारों के द्वारा। अगर हमें अधिकार नहीं होंगे तो हम प्रतिभा का जो भी प्रदर्शन है वो नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से ये अधिकार हो गया। दूसरा टॉपिक है, 17वीं 18वीं शताब्दी के में राजनीतिक सिद्धांतकार तर्क देते थे कि हमारे लिए अधिकार प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त है, यानी जो भी अधिकार है हमें वो प्रकृति ने या ईश्वर ने प्रदान किए हैं। सर्वप्रथम मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार चिन्हित किए गए थे, यानी अन्य अधिकार तो बाद में थे। सर्वप्रथम 3 अधिकार जो है वो प्राकृतिक रूप से माने गए थे कि ये मनुष्य को जन्म से प्रकृति ने दिए हैं। उनमें था एक तो जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। और अन्य जो भी दूसरे जो भी अधिकार है वो इन बुनियादी अधिकारों से निकले हैं, यानी मूल रूप से ये 3 जो अधिकार है, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार माने गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, कांट के विचार ने अधिकार की एक नैतिक अवधारणा प्रस्तुत की। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कांट है वो इमानुएल जो कांट है पाश्चात्य दार्शनिक है, और जिनका समन्वयवाद का जो सिद्धांत है, यानी व्यवहारवादी और जो दो तरह की जो विचारधाराएं, प्रत्ययवादी और व्यवहारवादी जो भी थी, लॉक, बर्कली, ह्यूम वाली और देकार्ते, स्पिनोजा और लाइबनिज वाली, उनके समन्वय के रूप में कांट को माना जाता है। तो उन्होंने एक नैतिक अवधारणा अधिकारों की जो प्रस्तुत की थी। इसके अलावा संविधान जो देशों का सर्वोच्च कानून के द्योतक होते हैं, यानी संविधान है कानूनों का संग्रह होता है और देश का सर्वोच्च जो भी कानून है वो संविधान में लिखित होते हैं। संविधान में उन अधिकारों का उल्लेख रहता है जो बुनियादी तत्व के माने जाते हैं, यानी संविधान में जो भी अधिकार है वो बुनियादी अधिकार होते हैं। और कुछ अन्य ऐसे अधिकारों का भी उल्लेख संभव है जो किसी के विशिष्ट इतिहास और रीति रिवाजों के चलते महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यानी कि संविधान में दोनों तरह के अधिकार, कुछ बुनियादी या जो मूलभूत अधिकार का उल्लेख होता है, इसके अलावा कुछ विशिष्ट देश काल परिस्थितियों के अनुसार जो भी घटनाएं या रीति रिवाज परंपराएं होती है उनसे संबंधित जो भी अधिकार वगैरह है उनका भी उल्लेख संविधान में किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में अस्पृश्यता का प्रतिबंध का प्रावधान है, जो कि देश की परंपरागत सामाजिक कुप्रथा का ध्यान दिलाता है। यानी भारतीय समाज में काफ़ी प्राचीन काल से, हालांकि बहुत प्राचीन समय में तो ये नहीं थी, लेकिन मध्यकाल में ये जो भी बुराइयां आई है उनका भी उल्लेख है वो संविधान में किया गया और उनके निवारण का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, यानी इस अधिकार पाठ से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्न जो बनते हैं उनको मैं लगभग दोनों पाठ्य पुस्तकों यानी नई और पुरानी में से कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। और कुछ टॉपिक है पर यह प्रश्न है वो रिपीट हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीट होने का मतलब है कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप एक बार अच्छी तरह से देख लें। पहला है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतकार अधिकार को क्या मानते थे। तो इसका सही आंसर है अधिकार को प्रकृति और यार ईश्वर प्रदत्त मानते थे, यानी उनका मानना था कि जो भी अधिकार है वो प्रकृति ने या ईश्वर ने हमें प्रदान किए हैं।
नेक्स्ट है मनुष्य सर्वप्रथम मनुष्य के कितने अधिकारों को चिन्हित किया गया था। जैसा कि अभी अपन ने देखा था कि सर्वप्रथम मनुष्य के 3 अधिकार चिन्हित किए गए थे, और 3 अधिकार कौन कौन से थे मैंने पिछले जो भी पेज था उसमें मैंने बता दिया था। आगे भी तीनों अधिकारों को वापस मैं एक बार बता दूंगा, तो वीडियो थोड़ा गौर से देखें। अधिकार संबंधित है, यानी अधिकार किससे संबंधित है, तो अधिकार जैसे ये 2 तरह से अधिकार, जो 3 तरह से हैं, नागरिक अधिकार और धार्मिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार, यानी 3 तरह के जो अधिकार होते हैं, नागरिक, धार्मिक और राजनीतिक अधिकार, यानी ये अधिकार ये तीनों से या सभी से संबंधित है। नेक्स्ट है कौन सा अधिकार अब मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता। अब जैसे भारतीय जो संविधान में कुछ मूल अधिकार अपने दिए गए थे, शुरुआत में अधिकार मूल 7 थे लेकिन अब 6 हैं, तो कौन सा अधिकार है वो मूल अधिकार के रूप में नहीं आता। तो संपत्ति का जो अधिकार है वो अब मूल अधिकार के रूप में नहीं है। अब इसके बारे में थोड़ी सी मैं और जानकारी दे दूँ कि जो संपत्ति का अधिकार है, भारत सरकार के संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 301 को जोड़ा गया, और जो संपत्ति का अधिकार था उसको 300A में जोड़ा गया, जिसके अनुसार संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया, यानी जो मूल अधिकार था वहाँ से हटा करके इसको अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया है। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त ये संपत्ति का मूल अधिकार है, इसको समाप्त कर दिया गया है। यानी अनुच्छेद जो 31 में ये संपत्ति का अधिकार था उसको वहाँ से हटा करके, मूल अधिकार से हटा करके, इसको अब एक संपत्ति का अधिकार उसको अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया है। और ये अब एक इस अध्याय के अधीन, यानी 301 के अधीन ये एक संवैधानिक अधिकार है, यानी कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। तो ये संपत्ति के अधिकार के संबंध में थोड़ी जानकारी थी, जो कई बार थोड़ा सा प्रश्न घुमा के पूछा जाता है। सीधा पूछे कि कौन सा अधिकार मूल अधिकार में नहीं है, ऑप्शन दिए हुए हो तो संपत्ति का अधिकार है। कई बार पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटा करके किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है, तो इसका सही आंसर है 300A, अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया है। दूसरी बात, ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा हुआ था, तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में ये प्रावधान किया गया था। संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी, मूल अधिकार से हटा करके। अस्पृश्यता का उल्लंघन किस अधिकार के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर है समानता के अधिकार के। मूल अधिकारों में समानता का अधिकार है, उसी में अस्पृश्यता उल्लंघन का वर्णन किया गया है। कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो इसका आंसर है मौलिक अधिकार। जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 32 के अनुसार परिवर्तित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो मूल अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय है, उसके द्वारा रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त अधिकार कौन से हैं, यानी ऐसे कौन से अधिकार है जो विदेशियों को भी प्राप्त है और नागरिकों को प्राप्त है, तो इसका सही आंसर है विधिक अधिकार। नेक्स्ट है व्यक्ति के उच्चतम विकास हेतु परम आवश्यक क्या है, यानी व्यक्ति के विकास के लिए, तो अभी चर्चा शुरुआत में ही पार्ट में की थी, अधिकार, यानी व्यक्तित्व के विकास के लिए या उच्चतम विकास के लिए अधिकारों की महती आवश्यकता होती है। अधिकारों के बिना व्यक्ति के विकास का, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। राज्य द्वारा मान्य और कानून द्वारा रक्षित अधिकार कहे जाते हैं, यानी ऐसे अधिकार जो राज्य द्वारा मान्य हो और कानून द्वारा रक्षित हो, यानी कानून द्वारा उनका रक्षण किया जाए, रक्षा की जाए, ऐसे अधिकार क्या कहलाते हैं, तो ऐसे अधिकार वैधानिक अधिकार कहलाते हैं। नेक्स्ट है निर्वाचित होने का अधिकार किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा होकर के निर्वाचित होने का जो अधिकार है वो किस में आएगा, तो वो राजनीतिक अधिकार के रूप में आएगा। नेक्स्ट है अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है तथा राज्य लागू करता है। यह कथन किसका है, एक फेमस कथन है कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, तो ये कथन किसका है, तो ये बोसांके का कथन है। नेक्स्ट है कि मानव अधिकारों के पीछे मूल मान्यता क्या है। जितने भी मानवाधिकार है उनके पीछे मूल मान्यता क्या है, तो मनुष्य होने के नाते सभी मनुष्य अधिकारों को पाने के अधिकारी है, ये मूल मान्यता है। यानी जो मानव अधिकारों की जो पीछे मूल भावना है वो ये है कि मनुष्य होते ही या मनुष्य होने के नाते ही मनुष्यों को कुछ अधिकार पाने का अधिकार है, या तो ये इसका मूल मान्यता है। आज प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा की जरूरत के प्रति चेतना ने कौन से अधिकारों की मांग पैदा कर दी है, यानी वर्तमान पर्यावरणीय जो परिस्थितियों को देखते हुए किस अधिकार की मांग बढ़ गई है, तो आजकल शुद्ध हवा और शुद्ध जल जैसे अधिकारों की मांग पैदा हो गई है। कौन सा अधिकार हमें सृजनात्मक और मौलिक होने का मौका देता है, तो इसका सही आंसर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी व्यक्ति जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी तभी वह कुछ न कुछ क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता कार्य करेगा और मौलिक होने का जो भी मौका देगा। मानवाधिकारों के घोषणा पत्र से क्या आशय है,
आपने पढ़ा होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी। तो इसका आशय क्या है? तो मानव अधिकारों का संयुक्त राष्ट्र घोषणा जो अधिकारों के उन दावों को मान्यता देने का प्रयास है जिन्हें विश्व समुदाय गरिमा और आत्मसम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक मानता है। यानी इसमें इन दावों को या उन अधिकारों की मान्यता की बात की गई है जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के लिए या आत्मसम्मानपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, अधिकार किस सत्ता को सीमित करते हैं? तो जो भी अधिकार होते हैं वो राज्य की सत्ता को सीमित करते हैं, यानी अधिकार है वो राज्य पे अंकुश लगाते हैं, उसकी सत्ता को जो है निरंकुश होने से बचाते हैं। अब कुछ मूल्य अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं, जैसे पहले मैंने शुरुआत में बताया था कि 7 जो मूल अधिकार थे उनमें से संपत्ति के अधिकार को मूल में से हटा करके वैधानिक अधिकार कर दिया गया। तो 6 मूल अधिकार कौन से हैं? समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार है, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरह से ये 6 अधिकार है जो मूल अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है, राजनीतिक अधिकार किन्हें प्राप्त होते हैं? तो राजनीतिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो राजनीतिक अधिकार यानी चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है या मत देने का अधिकार है, ये राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि किन्हीं 2 राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए। तो 2 राजनीतिक अधिकारों का जो उदाहरण है, पहला है कि मतदान करने का अधिकार और दूसरा है उम्मीदवार बनने का अधिकार, यानी चुनाव में खड़े होने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति है अगर वो निर्धारित योग्यता रखता है तो चुनाव में या उम्मीदवार बन सकता है, चुनाव में खड़ा हो सकता है। और दूसरा मतदान करने का अधिकार का मतलब हो गया कि अगर उसकी आयु 18 से ऊपर है, 18 वर्ष से ऊपर है और भारतीय नागरिक है तो उसको मतदान करने का अधिकार होता है। तो ये 2 राजनीतिक अधिकारों के उदाहरण हो गए। अब है कि मत देने और प्रतिनिधि चुनने का अधिकार किन अधिकारों के अंतर्गत आता है? तो मत देने का मतलब हो गया कि मतदान करने का अधिकार, और प्रतिनिधि चुनने का अधिकार यानी ये भी मतदान का ही हुआ, तो ये राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। जैसा कि पिछले प्रश्न में भी यही उल्लेख था। अब मैं थोड़ी जानकारी दे दूं कि कक्षा 11वीं की राजनीति विज्ञान के जो अन्य अध्याय है उनके लिए इस चैनल पे विजिट करें। मैंने कुछ पार्टों की वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं और कुछों के वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगा कुछ ही दिनों में। तो आप राजनीति विज्ञान के कक्षा 11 के और कक्षा 12 के पूरे वीडियो जो मैंने परीक्षा से पूर्व ही, बोर्ड की परीक्षा से पूर्व ही अपलोड कर दिए थे, उनमें 2 तरह के जो वीडियो हैं, शॉर्ट या क्विक रिवीजन के जो वीडियो है, इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस प्रश्नों के टाइप के भी जो वीडियो है वो पूरे कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान के पूरे वीडियो हैं और कक्षा 11 के वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो चैनल पे बने रहें और अगर आप लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि एक आर्थिक और एक सामाजिक अधिकार का उल्लेख कीजिए, यानी एक उदाहरण देना है आर्थिक अधिकार का। तो काम प्राप्त करने का जो अधिकार है वो आर्थिक अधिकार है, जबकि शिक्षा का अधिकार है वो एक सामाजिक अधिकार है। नेक्स्ट है, वयस्क मताधिकार से क्या अभिप्राय है? अक्सर हम सुनते हैं कि भारत में वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। तो वयस्क मताधिकार का मतलब है कि निश्चित उम्र के बाद में मत देने के लिए प्रदत्त अधिकार को वयस्क मताधिकार कहा जाता है। अब वयस्क मताधिकार भारत में क्या है? तो वयस्क भारत में सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि सभी नागरिकों को जो अपनी जाति या शिक्षा, धर्म या रंग, नस्ल या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना 18 वर्ष या उससे ऊपर अधिक आयु उम्र के हैं वोट देने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि भारत का कोई भी नागरिक है वो 18 वर्ष से अगर ऊपर का है और मतदाता सूची में उसका नाम है तो वह मतदान कर सकता है। इसके लिए शिक्षा यानी शिक्षित होना कोई जरूरी नहीं है, अशिक्षित है वो भी दे सकता है। धर्म की कोई बाध्यता नहीं है, किसी भी धर्म का व्यक्ति है, किसी भी रंग या नस्ल का व्यक्ति है, किसी भी आर्थिक स्थिति का व्यक्ति है, अमीर हो या गरीब हो, अगर वो 18 साल से ऊपर का है और उसका वोटर लिस्ट में नाम है तो वो मतदान करने का हकदार है, वोट देने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि यूनेटिक्स, नाबालिग, एलियंस आदि कुछ ऐसे अपवाद हैं जिन्हें मतदान की या वोट देने की अनुमति नहीं है, और ये सभी लोकतंत्रों में एक अनिवार्य पहलू है और समानता की अवधारणा पर आधारित है। नहीं, जो वयस्क मताधिकार है वो लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है, क्योंकि इसके बिना लोकतंत्र आगे चल नहीं सकता, मताधिकार के बिना। तो इस तरह से ये वयस्क मताधिकार का मतलब हो गया 18 वर्ष से ऊपर के जो भी व्यक्ति है उनको बिना किसी जाति, धर्म, शिक्षा या रंग, नस्ल के भेदभाव के मतदान देने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब स्वीकार किया और लागू किया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार को लागू किया गया था और इसीलिए 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संविधान में कौन से अधिकारों का उल्लेख रहता है? तो संविधान में बुनियादी महत्व के जो भी अधिकार हैं उनका उल्लेख रहता है। अब उनमें से मुख्य रूप से तो जो भी मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उनका उल्लेख रहता है। मानवाधिकारों की अवधारणा का प्रयोग किस लिए किया जाता रहा है?
तो इसका आंसर है कि नस्ल, जाति, धर्म या लिंग के आधारित असमानताओं को चुनौती देने के लिए मानवाधिकारों की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। यानी मानवाधिकार का मतलब हो गया कि किसी भी नस्ल, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। भारत में संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहा जाता है? तो भारत में जो वर्णित अधिकार है उनको मूल अधिकार कहा जाता है। मानवाधिकार का आशय क्या है? तो मानवाधिकार का मतलब हो गया कि वे अधिकार जो लोगों के चहुमुखी विकास और कल्याण के लिए अति आवश्यक होते हैं और एक मनुष्य होते के नाते उनको, जिनका मनुष्य व्यक्ति वो हकदार होता है, वो मानवाधिकार कहलाते हैं। उस सिद्धांत का नाम लिखिए जो अधिकारों को रीति रिवाजों और परंपराओं की उपज मानता है। यानी इस अधिकारों के संबंध में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। ऐसा सिद्धांत जो अधिकारों को रीति रिवाज और परंपराओं की उपज मानता है, तो उसका उदाहरण है ऐतिहासिक सिद्धांत। वो कौन सा सिद्धांत कहलाएगा? ऐतिहासिक सिद्धांत। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत के अनुसार अधिकार कानून का परिणाम है? यानी जो भी अधिकार है वो कानून के परिणाम है, तो ये सिद्धांत है वैधानिक सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट है, काम के अधिकार से क्या तात्पर्य है? तो काम का अधिकार का मतलब हो गया, काम के अधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को उचित पारिश्रमिक पर आजीविका के साधन उपलब्ध हो। यानी कोई भी व्यक्ति है वो जो भी काम करे उसके लिए उचित पारिश्रमिक मेहनताना भी मिले और आजीविका प्राप्त करने का उसको अधिकार हो, उसके साधन उपलब्ध हो। नेक्स्ट है, अधिकार क्या है? तो अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्ति द्वारा समाज से किए जाने वाले दावे या मांगे हैं। यानी ऐसे दावे या मांगे हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है और जिन्हें सामाजिक हित की दृष्टि से मान्यता प्रदान कर देता है और राज्य उनके संरक्षण की भी मान्यता देता है। यानी जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो और राज्य द्वारा संरक्षित हो। यानी अधिकार वो है जिनका संरक्षण राज्य करता है और जिनको समाज है वो मान्यता देता है, तो वो अधिकार हो गए। अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? तो अधिकार व्यक्तियों को एक तो सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरा, अधिकार हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक है, यानी जीवन शैली को सुधारने के लिए या जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है, क्योंकि लोगों की प्रतिभा और दक्षता को विकसित करने में सहयोग करते हैं। व्यक्ति के अंदर जो भी प्रतिभा होगी या जो भी गुण होंगे उनका विकास करने में अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा क्या है? तो इसका आंसर है, प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा के अनुसार व्यक्ति के अधिकार प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त है। यानी व्यक्ति को जो भी अधिकार प्राप्त है वो प्रकृति या ईश्वर ने दिए हुए हैं, व्यक्ति जन्म से ही उसको प्राप्त है। परिणाम तो कोई भी व्यक्ति या शासक उन्हें हमसे छीन नहीं सकता। ये प्राकृतिक अवधारणा जो अधिकारों की अवधारणा है, यानी जो प्राचीन काल अवधारणा है अधिकारों के संबंधित, जैसे कि इस पाठ के शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि ये प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त माने गए हैं और व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। यानी मनुष्य के रूप में जन्म लेते ही उसको ये अधिकार प्राप्त माने जाते हैं और इन्हें कोई छीन नहीं सकता। ये प्राकृतिक अधिकार कहलाते हैं। अब प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतकारों ने कौन से अधिकार प्राकृतिक बताए? तो जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया था कि जो 3 मूल रूप से प्राकृतिक अधिकार माने गए हैं, ये मूल अधिकार जो 3 प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार जो 3 अधिकार है, वो पहला है जीवन का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा है संपत्ति का अधिकार। यानी जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, ये मूल रूप से प्राकृतिक संविधान अधिकार माने गए हैं। हालांकि समय के साथ इसमें बदलाव होता गया है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? तो प्राकृतिक सिद्धांतों के अधिकारों का प्रयोग राज्यों या सरकारों द्वारा स्वेच्छाचारी शक्तियों के प्रयोग का विरोध करने के लिए और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किया जाता था। यानी प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का मतलब हो गया कि राज्य या सरकार है वो निरंकुश नहीं बने, स्वेच्छाचारी नहीं बने, उसकी शक्तियों पर नियंत्रण रहे, राज्य की शक्तियों पर कंट्रोल रहे, इसके लिए प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दिया गया था। और दूसरा, व्यक्ति की व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा की जा सके, व्यक्ति को अपने विकास के पूर्ण अवसर प्रदान किए जाए। इस तरह से प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है ये था। नेक्स्ट है, मानवाधिकारों की अवधारणा के पीछे मूल मान्यता क्या है? तो मानवाधिकारों की अवधारणा के पीछे मूल मान्यता यह है कि सभी लोग मनुष्य होने के नाते मात्र से ही कुछ चीज़ों पाने के अधिकारी हो जाते हैं और एक मानव के रूप में हर मनुष्य विशिष्ट और समान महत्व का है और सभी मनुष्य समान हैं। तो मानवाधिकार की जो मूल भावना ये है कि व्यक्ति के रूप में जन्म लेते ही कुछ अधिकार पाने का वो हकदार हो जाता है और एक मानव के रूप में कुछ हर व्यक्ति है वो विशिष्ट होता है, उसका अपना महत्व है और सभी मनुष्य है प्राकृतिक रूप से समान दृष्टि से है। तो इस तरह से मानवाधिकारों की ये मूल भावना है। तो ये था जो पाठ अधिकार, जो पाठ था इसका सार संग्रह था। और इसी तरह से एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान के कक्षा 11 और 12 के जो भी पाठ है उन सब की वीडियो मैं क्रमबद्ध तरीके से इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको
जब भी मौका मिले इसको थोड़ा थोड़ा देखते रहें, और किसी भी कंपटीशन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी का जो भी है, और हर कंपटीशन में किसी न किसी रूप में इनमें से सवाल पूछे जाते हैं। तो इस चैनल पे अन्य वीडियो के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।